कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को पाठ 2.1.1 भूगोल का कराने जा रहा हूं, जिसमें उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं पहले इस पर्वतमाला के कुछ महत्वपूर्ण अंश। तो ये सबसे पहला है आपका सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में निवासरत लोगों का जनजीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित है। छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश में लोग वन उत्पादन, खनन तथा उद्योगों से जुड़े हुए हैं। थार का मरुस्थल और उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में कई समुदायों की आजीविका का आधार पशुपालन है। पामीर ग्रंथि से हिंदू कुश, काराकोरम, सुलेमान और हिमालय पर्वत श्रेणियां निकलती हैं। आरावली पर्वतमाला प्राचीनतम और हिमालय नवीनतम पर्वत है। पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य शक्तियां हैं, जिससे धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति की रचना होती है। स्थलमंडल विभिन्न शैलों से बना है, जिन्हें प्लेट कहते हैं। इंडियन प्लेट और यूरोपीय प्लेट के बीच एक बहुत बड़ा सागर था, जिसे टीथिस सागर कहा जाता था। टीथिस सागर में अवसादों के जमाव व दबाव से हिमालय की उत्पत्ति हुई। 5,50,00,000 पूर्व नवीन पर्वत हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट बृहद हिमालय में स्थित है। सदा नीर नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु अपवाह तंत्र है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां तीस्ता व मानस हैं। सिंधु की सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास व सतलज हैं। गंगा की सहायक नदियां यमुना, काली, कर्णाली, गंडक, गोमती व कोसी हैं। हिम क्षेत्र में खिसकते हुए बर्फ को हिमनाद या ग्लेशियर कहते हैं। हिमालय की सबसे बड़ी हिमनद गंगोत्री है। पर्वतों से घिरी कश्मीर घाटी को झेलम घाटी भी कहते हैं। डल झील में तैरते हुए नावों के घरों को हाउस बोट कहते हैं। कश्मीरी केसर दुनिया भर में मशहूर है। शीत मरुस्थल लद्दाख है। जास्कर घाटी में पत्थर ईंटों से बने छोटे छोटे घरों को खंगवा कहते हैं। शीत मरुस्थल में पहने जाने वाले गर्म कपड़ों को गोचा कहते हैं। लद्दाखी याक, डीमो, जो जेमो, घोड़े, गधे और भेड़ बकरियां पालते हैं। गुर्जर, चंगपा, भूतिया, मोनपा तथा किन्नौरी पहाड़ी हिमालयी जनजातियां हैं। ये हिमालय में रहने वाली जनजातियां हैं। चलिए थोड़ा देख लेते हैं। ये भारत है। भारत में ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान यहाँ पे दिखाया गया है। उत्तर का विशाल मैदान यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे देखो, ये झेलम नदी बह रही है। ये झेलम नदी है, ये चिनाब है, ये रावी है और ये सतलज है और ये सिंधु है। ये सारी नदियां जाकर के मिल जाती हैं सिंधु में, इसलिए ये सहायक नदियां हैं। और यहीं से चलते हैं, देखते हैं हम लोग। दिल्ली से जो गुजरती है वो यमुना नदी होती है। ये दिल्ली है, दिल्ली के पास में ये यमुना नदी बहती जा रही है और इधर साइड से ये गंगा नदी दिखाई, रेड कलर में जो दिखाई गंगा नदी है। अब इसी में से ये फिर चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये सब इसी में चली हुई है और जाकर के ये यमुना और गंगा दोनों इलाहाबाद में मिल जाती है। ये सफेद रंग से जो दिखाया हुआ इलाहाबाद, यहाँ पर जाकर के ये मिल जाती है और यहाँ से होती हुई फिर आगे इसमें बहुत सारी नदियां, कोसी मिलती है, गंडक मिलती है, घाघरा मिलती है, सोन नदी मिलती है। ये सब पटना से पहले मिल जाती हैं और गंगा फिर बांग्लादेश में होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो उद्गम स्थान इसका ऊपर है और जहाँ ये गिरती है वो बांग्लादेश में जाकर के गिरती है। तो ये आपका गंगा और यमुना दोनों का दिखाया हुआ है। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और हम लोग बढ़ते हैं। ये है सिंधु व सतलज का मैदान। देखो सिंधु में क्या क्या दिखाया है। ये सिंधु नदी दिखाई दी है। तो इसमें ये नदी काबुल है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है। ये सारी नदियां जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है
और ये नदी यहाँ पर आकर के गिरती है। सिंधु नदी और सतलज का मैदान यहाँ पे दिखाया हुआ है आप लोगों को। ये सिंधु नदी यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है आपको। आगे जो है ये जब नदियां पहाड़ियों से चलते हुए मैदानी इलाके में पहुंचती हैं तो अपने साथ पत्थर बहुत सारे ले जाती हैं। इस तरह का कुछ मैदान सा बन जाता है और इस मैदान को हम भाबर कहते हैं। जब नदी कुछ इस तरीके से चलना शुरू करती है कि इसको टेढ़े मेढ़े रास्तों का अनुसरण करती है और एक खुर जैसा बना लेती है, तो इसी को हम गोखुर, जो गाय के खुर होते हैं उसकी जैसी आकृति बन जाती है, इसलिए इसका नाम गोखुर करते हैं। जब ये बरसात वगैरह होती है, बाढ़ आती है तो पूरी झील से बन जाती है, इसलिए इसको हम गोखुर झील कहते हैं। ये अपनी मेन जो है नदी का रास्ता भूल जाती है और बिल्कुल सीधा एक रास्ता तय कर लेती है। ये है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो यारा लुंगो सांगपो है यहाँ पे, ये गंगा नदी यहाँ पे दिखाई गई, ये ब्रह्मपुत्र नदी दिखाई दी गई। देखो ब्रह्मपुत्र निकली तो हिमालय से ही है ये बच्चों, लेकिन ये पहले इधर से होती हुई जा रही है और ये होती हुई फिर यहाँ से वापस लौटती है ब्रह्मपुत्र नदी और फिर ये जाकर के यहाँ मिल जाती है, गंगा नदी में ही आकर के मिल जाती है फिर से, और फिर जाकर के यहाँ बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है आपकी। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका मैदान पूरा दिखाई दे रहा है आपको, पहाड़ों से निकली जाती है ये। और फिर और इसे गंगा नदी इधर से भी दिखाई दे रही है आपको, गंगा नदी चलती हुई आपका यहाँ आ रही है और यमुना नदी इधर से आ रही है। ये गंगा होगी, ये यमुना हो गई और यहीं से ये ब्रह्मपुत्र भी चली हुई है। तीनों नदियां लगभग एक ही जगह से चली हैं और तीनों एक ही जगह जाकर के मिलती हुई है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये है सुंदरी वृक्ष, जो सुंदरवन में पाया जाता है, बहुत ज्यादा पाया जाता है यहाँ पर ये, और यहाँ पर इतना ये घना होता है कि नीचे प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता है। ये है मैदानी इलाकों में नलकूपों से सिंचाई दिखाई गई है। यहाँ नलकूप लगा हुआ है, यहाँ से पानी इसके द्वारा खेतों में सींचा जाता है, मतलब सिंचाई इससे आसानी से हो जाती है। चलते हैं कुछ प्रश्न उत्तरों की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है नंबर 1 है पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण उत्पन्न होते हैं। तो पहला है हमारे पास कौन सा, ये है भूकंप व ज्वालामुखी। केवल भूकंप भी नहीं है, डेल्टा भी नहीं है, वी आकार की घाटी भी नहीं है, क्या चीज है, भूकंप व ज्वालामुखी दोनों मिलाकर के। नंबर 2 आता है वर्तमान में हिमालय क्षेत्र में अतीत में था। तो ये बताना पड़ेगा आपको अतीत में क्या था। तो अतीत में ये सागर था, एटलांटिक सागर बोलते थे इसको। यहाँ सागर, महासागर, खाड़ी, इनमें से कोई नहीं बताया गया, तो सागर है इसमें। नंबर 3 में है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत पूछा जाता है, इसलिए अच्छी तरह से याद करेंगे आप लोग इसको। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो ये है आपका 8,848 मीटर। 8,848 मीटर है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए नंबर 4 है तीस्ता व मानस किस नदी तंत्र की नदियां हैं। तीस्ता व मानस किस तंत्र की नदियां हैं, तो ये है ब्रह्मपुत्र की। चलिए आगे देखते हैं नंबर 5 है झेलम घाटी कहाँ स्थित है। बताना पड़ेगा झेलम घाटी कहाँ स्थित है, तो ये कश्मीर में स्थित है बच्चों। तो ये कश्मीर भी याद होना चाहिए, हालांकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं लोग। नंबर 4 है लद्दाख में पाया जाने वाला खंगपा क्या है। खंगपा क्या है ये बताना है आपको। तो खंगपा जो है वो घर है बच्चों, ये क्या चीज है, घर है खंगपा। नंबर 7 हिमालय में खनिज की दृष्टि से कौन सा पत्थर पाया जाता है। तो ये चूना पत्थर सबसे ज्यादा पाया जाता है वहां पे, चूना 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 लगा दिया। इसके बाद 8वां है हिमालय की एक प्राकृतिक समस्या है। क्या समस्या है हिमालय की प्राकृतिक समस्या, ये है भूस्खलन, बहुत ज्यादा भूस्खलन होता है वहां पे। नंबर 9 है भारत के भू स्वरूप में विविधता का क्या कारण है। भारत के भू स्वरूप में विविधता का क्या कारण है, तो ये है आपका शैलों में विविधता का कारण है, इसमें शैलों में विविधता का कारण है। नंबर 10 है महान हिमालय की श्रेणी सदैव हिम से आच्छादित होती है, क्यों रहती है ये बताना है आपको। तो ये है हिमपात के कारण, क्योंकि वहां हिमपात हमेशा होता रहता है, इसके कारण ये सदैव हिम आच्छादित रहती है। अगला है हिमानी किसे कहते हैं। तो हिमानी जो है वर्षा जल के बहने को हिमानी कहते हैं, या हिम व बर्फ के खिसकने के बहने को कहते हैं, या पवन के वेग को कहते हैं, भौमिक जल को कहते हैं। तो वर्षा जल के बहने को हिमानी
कहते हैं। चलिए अगला है 12वां। पृथ्वी का बाहरी आवरण जो स्थलमंडल है विभिन्न शैल खंडों से बना है कहलाता है। क्या कहलाता है? ये प्लेटलेट्स कहलाते हैं। तो देख लेना। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर पहला है आमतौर पर झूम खेत बनाते समय पेड़ों को नहीं काटा जाता। तो ये फलदार पेड़ों को नहीं काटा जाता, ध्यान रखना बच्चों, फलदार पेड़ों को नहीं काटा जाता। नंबर 2 है पूर्वी हिमालय के आदि पर बाहरी लोगों का कब्जा नहीं हुआ है। तो जमीन जंगल है, जमीन जंगल। चलिए अगला है झूम खेत की मिट्टी नहीं चलाया जाता, यानी इसमें क्या नहीं चलाया जाता? तो हल नहीं चलाया जाता, हल नहीं चलाया जाता। नंबर 4 है झूम कृषि के कारण कम हो रहे हैं। तो क्या कम हो रहा है? जंगल कम हो रहे हैं, जंगल कम हो रहे हैं। जिस कृषि से केवल घर की जरूरत पूरी हो उससे कृषि कहते हैं। कौन सी कृषि कहते हैं बच्चों? ये निर्वाह कृषि कहते हैं इसे। यहाँ पर क्या आएगा? निर्वाह, निर्वाह कृषि कहते हैं। नंबर 6 हिमालय एक पर्वत है जबकि अरावली पर्वतमाला है। तो हिमालय एक क्या चीज है? हिमालय एक नवीन है, ये नवीन पर्वत है, और अरावली पर्वत क्या है? ये प्राचीन है। नंबर 7 कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, झील के किनारे बसा हुआ है। तो डल झील के किनारे बसा हुआ, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? डल झील, डल झील के किनारे बसा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 8 पे निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दून घाटी कहते हैं, जो हरिद्वार और देहरादून के बीच में पड़ती है। नंबर 9 है डल झील में तैरते नाव के घर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाउस बोट कहलाते हैं। ये है हाउस बोट। चलिए 10वां नंबर देखते हैं। हिमालय क्षेत्र में पन बिजली उत्पादन के लिए बांध बनाया गया है। तो कहाँ है? मनेरी वाली में बना हुआ है, मनेरी वाली में। चलिए अगला है 11। पहाड़ी इलाकों में कुछ वर्षों से का धंधा तेजी से फल फूल रहा है। तो पर्यटन है बच्चों, यहाँ पे पर्यटन, पर्यटन का धंधा तेजी से फल फूल रहा है। नंबर 12 बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री आदि हिमालय के महत्वपूर्ण स्थल है। तो तीर्थ स्थल है बच्चों, ये क्या चीज है? ये तीर्थ स्थल है। नंबर 13 असम की प्रमुख व्यापारिक फसल क्या चीज है? चाय है बच्चों, ये है चाय। ये तो पता ही होना चाहिए आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं प्रश्नों पे। बहिर्जनित बल किसे कहते हैं? तो उत्तर है ये धरातल पर वायु, वर्षा, हिम, सागरी तरंगे व तापमान सतत क्रियाओं द्वारा परिवर्तन लाकर स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, जिन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। अगला प्रश्न है दून किसे कहते हैं? तो शिवालिक हिमालय का दक्षिण भाग भारतीय मैदान की ओर तीव्र ढलान वाला है और उत्तर की और समतल भूमि वाला घाटी या बेसिन दून कहलाती है। अगला प्रश्न है हिमालय ग्लेशियर में सबसे बड़ा कौन सा है? उत्तर है गंगोत्री ग्लेशियर सबसे बड़ा है, जिसकी लंबाई 32 किलोमीटर है। कश्मीरी लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या क्या है? उत्तर है ये कश्मीरी लोगों का मुख्य व्यवसाय हाउस बोट चलाना, कालीन बुनना, फर्नीचर बनाना, शाल बनाना और केसर सेब की प्रमुख फसल है इसकी। निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? तो ऐसी कृषि जिससे केवल इतनी ही उपज हो सके जिससे घर की मूल जरूरतें पूरी हो सके, निर्वाह कृषि कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारे यहाँ और लद्दाख में होने वाली खेती में क्या फर्क है? तो उत्तर है हमारे यहाँ कृषि मानसून पर निर्भर है, जबकि लद्दाख में हिमनद से पिघल कर बहते पानी को
नदियों द्वारा खेतों तक पहुंचाकर की जाती हैं। हमारे यहाँ खेत की जुताई के लिए बैल का प्रयोग किया जाता है और लद्दाख याक नामक पशुओं का उपयोग करते हैं, जिनके इनके जोत छोटे हैं, हमारे बड़े, जिससे हम अनाज बाजार के लिए उत्पादन कर पाते हैं। हिमालय में बस्तियां दूर दूर और छोटी क्यों है? उत्तर है ये हिमालय में समतल भूमि की कमी है, जिसके कारण कृषि योग्य भूमि बहुत कम है। चौड़ी घाटियां और हल्के ढाल वाले पहाड़ों पर खेती की जा सकती है। जहां जहां ऐसी जमीन है वहां वहां लोगों की बसाहट मिलती है, इसलिए यहाँ आबादी कम और बिगड़ी हुई है। प्रश्न है, ऐसे सीढ़ीनुमा खेत के बारे में आपने कहाँ पढ़ा था? उत्तर है असम के चाय बागानों में। झूम कृषि किसे कहते हैं? बताते हुए इस कृषि की 2 समस्याएं लिखी हैं। बच्चों ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसको ढंग से आप तैयार करके जाएंगे। उत्तर है जंगलों को काटकर, सूखी टहनियों और पत्तियों को जलाकर, राख की परत को छोड़कर, बारिश के पानी से जैविक खाद बन जाते हैं। कुदाल से मिट्टी में थोड़े से छेद बनाकर उसमें बीज डाल देते हैं और फिर मिट्टी से ढक देते हैं। जब तेज वर्षा शुरू हो जाती है तो खेत में फसल भी तेजी से बढ़ती है। इसे ही झूम कृषि कहते हैं। झूम कृषि की समस्या है। नंबर 1, झूम खेती के लिए जंगल की कमी हो रही है। पहले पत्ती 20 साल के लिए छोड़े जाते थे, अब 4-5 साल के लिए छोड़ पा रहे हैं। इस वजह से जमीन पर पेड़ बढ़ नहीं पाते हैं। झूम खेती के कारण पैदावार भी कम होती है, जिससे जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई होती है। प्रश्न है, ठंड में जहां बर्फ जम जाती है और घास खत्म हो जाती है, तब ये भेड़ें क्या करती हैं? उत्तर है पशुपालक अपने भेड़ों के साथ घाटी के निचले हिस्से में आ जाते हैं, जहां उन्हें चारा मिल जाता है। क्योंकि कम ठंड व धूप से घास उग जाते हैं, इन निचले भागों में खेती से प्राप्त होने वाला चारा भी मिल जाता है। प्रश्न अगला, ठंड में पहाड़ों के निचले हिस्सों में ही चारा क्यों मिलता है? समझाइए। उत्तर है सर्दी में पहाड़ों के निचले हिस्से में ठंड कम पड़ती है और चारा भी उग जाते हैं। निचले हिस्सों की घास से ही चारा प्राप्त होता है। हिमालय में नए उद्योग लगाने की क्या संभावना है? तो उत्तर है हिमालय में नए उद्योग की अच्छी संभावना है, क्योंकि सरकारी प्रोत्साहन के साथ हाथ करघा, साल, बुनाई, काशीदारी जैसी परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। वहीं उगाए जाने वाले फसलों से रस निकालना, मुरब्बे, अचार जैसे उद्योग भी पनप रहे हैं। प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में परंपरागत उद्योगों का विकास अधिक हुआ है, क्यों? उत्तर है ये क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में खनिज पदार्थों उद्योगों का अभाव है और परंपरागत उद्योग साल, बुनाई आदि द्वारा ही जीविकोपार्जन के साधन मिल पाते हैं। नंबर अगला है, पर्यटन उद्योग के विकास में सड़कों के बनने का क्या योगदान रहा है? तो उत्तर है सड़कों के कारण दूरस्थ क्षेत्रों, प्राकृतिक रमणीय क्षेत्रों तथा देशी विदेशी पर्यटकों का पहुंचना संभव हुआ है, जिससे पर्यटन उद्योग पहाड़ी क्षेत्रों के आर्थिक उन्नति का आधार बना है। प्रश्न है, भारत के राजनीतिक मानचित्र में पूर्वी हिमालय में आने वाले राज्यों को देखें व इनके नाम लिखिए। ये पहाड़ी राज्य किस नदी घाटी को चारों तरफ से घेरे हैं? तो उत्तर है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम है। ये पहाड़ी राज्य ब्रह्मपुत्र नदी घाटी को चारों तरफ से घेरे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी का विस्तार किन किन राज्यों में हुआ है? तो उत्तर है ये असम और मेघालय ब्रह्मपुत्र घाटी की नदी की घाटी में आते हैं। झूम खेती के तरीके से मिट्टी का कटाव कैसे रोका जाता है? तो उत्तर है झूम खेती में कुछ वर्ष तक कृषि करने के बाद उस जमीन को परती छोड़ देते हैं, जिससे उस जगह जंगल उग जाता है और मिट्टी के कटाव पर अंकुश लग जाता है। निम्न में सही उत्तर बताना है, मतलब इसमें से आगे दो दिए में ऑप्शन आपको, उस सब में से सही उत्तर बताना है। तो नंबर 1 है, कौन सा तंत्र सबसे बड़ा है, गंगा या ब्रह्मपुत्र? तो बच्चों ये गंगा का तंत्र सबसे बड़ा है। नंबर 2, पश्चिम नदी में कौन सी नदी बहती है? तो ये है ताप्ती नदी, ये ताप्ती नदी बहती है। सबसे कम संख्या में सहायक नदियां किस तंत्र में है? तो वो है आपकी ब्रह्मपुत्र में, ये ब्रह्मपुत्र है।
दिल्ली किस नदी के क्षेत्र में आता है? तो यमुना के आता है बच्चों, ध्यान रखना ये यमुना में आता है। महानदी इसमें इनमें से कौन से तंत्र में आएगी? ब्रह्मपुत्र गंगा किसी में नहीं आएगी, तो बता देना बच्चों ये किसी में नहीं आएगी, क्योंकि गंगा प्रमुख बहती नहीं। महानदी तो छत्तीसगढ़ में है। चलिए आगे चलते हैं। पूर्वी और पश्चिमी हिमालय की जलवायु और वनों में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है? तो उत्तर लिखना है, ये उत्तर है पूर्वी और पश्चिमी हिमालय की जलवायु में वनों में अंतर। चलते हैं तो पहले पूर्वी हिमालय है और ये पश्चिमी हिमालय है। चलते हैं पहले जलवायु की बात देख लेते हैं। पूर्वी हिमालय की बात करो, यहाँ की जलवायु अत्याधुनिक नम व वर्षा काल लंबा है। बंगाल की खाड़ी मानसूनी शाखा से अत्यधिक वर्षा होती है। चेरापूंजी मासिन राम में 1087 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। शीत ऋतु में तापमान 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। ग्रीष्म ऋतु का ताप 27 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। अब चलते हैं पश्चिमी हिमालय में क्या है। पश्चिमी हिमालय में ग्रीष्म ऋतु में घाटी का तापमान 32 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक तथा उच्च स्थानों पर तापमान 18 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक। शीत युद्ध में औसत का तापमान 0 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं पर्वतों से टकराकर वर्षा करती हैं। शीतकालीन वर्षा हिमपात के रूप में होती है। वन की बात कर लें जरा, तो पूर्वी हिमालय की वनस्पतियां ऊंचाई में वृद्धि के साथ वृक्ष की लंबाई में भी मित्रता को जन्म देती जाती है और संघ भी अधिक है। उदाहरण साल, ओक, स्प्रूस, लाइकेन आदि। पश्चिमी हिमालय की वनस्पति कम सघन है क्योंकि वर्षा पूर्वी हिमालय की तुलना में कम होती है और वृक्षों की ऊंचाई भी अपेक्षाकृत कम है। प्रश्न है धूमकेतु से क्या बदलाव हो रहा है, इसका वनों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो उत्तर है ये धूमकेतु से जंगल नष्ट हो रहे हैं, उनका वनों पर प्रभाव पड़ रहा है कि नंबर 1 मृदा अपरदन बढ़ा है। एक ही स्थान पर धान, मक्का, ज्वार, शकरकंद आदि उगाने से। नंबर 2 है पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन हो रहा है। नंबर 3 वृक्षों की कमी से पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में जूम की खेती कहाँ और कैसे की जाती है? तो उत्तर है छत्तीसगढ़ में सघन वनों में रहने वाले आदिवासी द्वारा जूम की खेती की जाती है। जैसे दंडकारण्य की पहाड़ी में रहने वाले लोग जंगल को काटकर जलाकर जैविक खाद बनाकर कृषि करते हैं। अगला प्रश्न है पहाड़ों पर आबादी कम व बिखरी हुई है, इस वाक्य का क्या अर्थ है? तो उत्तर दे चुके हम लोग उत्तर। तो पहाड़ी ढलानों पर क्या क्या उगाया जाता है? तो पहाड़ी ढलानों पर चावल, मक्का, सब्जियां, फल, कहवा और चाय उगाते हैं। इनमें से कौन से राज्य का कोई भी हिस्सा हिमालय पर्वत में नहीं पड़ता है? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कोई भी हिस्सा नहीं पड़ता है। तो अगला है प्रश्न हिमालय से बहने वाली नदियों में साल भर पानी क्यों रहता है? तो उत्तर है हिमालय से बहने वाली नदियों में साल भर पानी स्थिर रहता है। क्यों रहता है? ये इसलिए रहता है क्योंकि ये ग्लेशियर से निकलती हैं, जिसमें ग्रीष्म ऋतु में बर्फ पिघलने पर जल की आपूर्ति होती रहती है। प्रश्न 3 है हिमालय के पशुपालक गर्मी की ऋतु में पहाड़ों के ऊपर क्यों जाते हैं? तो उत्तर है हिमालय के पशु गर्मी ऋतु में पहाड़ों पर चले जाते हैं क्योंकि बर्फ पिघलने पर छोटी छोटी रसीली घास भूयाल उगाती है, जिससे चारागाह की सुविधा पशुपालकों को मिल जाती है। हिमालय में सड़कों के बनाने के कारण वहां की खेती और पर्यटन पर क्या क्या बदलाव आए हैं? तो उत्तर है हिमालय में सड़कों को बनाने के कारण कृषि उत्पादन में प्रोत्साहन मिला है। सेब व चाय जैसे उत्पाद दूरस्थ बाजारों तक पहुंचने लगे हैं। फलों का रस, मुरब्बा, अचार आदि बनाने से कारखाने खुलने लगे हैं। इसी तरह पर्यटन का धंधा तेजी से फल फूल रहा है। रेस्टोरेंट व हॉस्टल खुलने लगे हैं। प्रश्न है हिमालय में किन किन कारणों से भूस्खलन हो रहा है? तो उत्तर है हिमालय पर्वत की चट्टानें कठोर नहीं है, पेड़ कटने से तेजी से ढलान टूट करके गिरने लगते हैं, जिसे भूस्खलन हो रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार के साधन सीमित क्यों हैं? तो उत्तर है ये पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े उद्योग व्यापारिक खेती न होने के कारण रोजगार के साधन सीमित हैं।
धरातलीय बनावट आवागमन के साधन को सीमित व दुर्गम कर देते हैं। यही कारण है कि लोगों को या तो वन उपज पर निर्भर रहना पड़ता है, पशुपालन करना पड़ता है, या अन्य स्थानों की ओर रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है। पूर्वी हिमालय में बहुत घने वन होते हैं। उन वनों को कौन कौन से पेड़ होते हैं उनमें बताना है आपको। तो उत्तर है, पूर्वी हिमालय में बहुत अधिक वर्षा होती है, जिससे घने वन उग जाते हैं। कटने पर भी बहुत तेजी से यही पेड़ उगाते हैं। उन वनों में क्या होता है, बांस, बेंत के पेड़, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी जैसे मसालों के पेड़ अधिक पाए जाते हैं। प्रश्न है, उत्तर पूर्वी राज्यों के आदिवासी किन कारणों से तेजी से विकास कर पाए हैं? तो उत्तर है, उत्तर पूर्वी राज्यों में ऐसा कानून बना है कि बाहर का कोई व्यक्ति सरकार की अनुमति के बिना वहां नहीं जा सकता है, जमीन नहीं खरीद सकता है। जमीन जंगल पर बाहरी लोगों का कोई दखल नहीं है। आदिवासी युवक युवतियां अपने प्रदेश में पढ़ लिख करके ऊंचे पदों पर पहुंच गए हैं। अफसर, शिक्षक, व्यापारी व दुकानदार सब यहीं के कबीलों के लोग हैं। इसीलिए यहाँ पर तेजी से विकास हो रहा है। ये लेसन समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे आपको लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरे चैनल को लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आरिफ प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।